हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी। मैं एस के सर आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर सीडीएस की क्लासेस ले रहा हूं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की। आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक। आपको बता दूं कि एक जनरल आपको पता होगा कि ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो ये धरती के बारे में, धरती को पढ़ना होता है, उससे रिलेटेड बातें होती है। लेकिन एक बात आप क्लियर दिमाग में बना के रखिए कि जो यूपीएससी का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज और इवन कोई भी एससीआरए, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, जो भी, या फिर एक एग्जाम होता है एपीएफसीटी, जितने भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का रेशियो कभी फिक्स नहीं रहा है। लेकिन सीडीएस में स्पेशली मैं बता रहा हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही आते रहे हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो सेक्शन का क्वेश्चन है वो कहां से आता है वो आपको हम धीरे धीरे करके बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम ज्योग्राफी के वर्ल्ड वाले सेक्शन से, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शन से एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं और डिस्कस करके देखते हैं कि क्या है और उसके बारे में क्या जाना जा सकता है। देखिए, है ये टॉपिक बहुत प्यारा सा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आपने अर्थ को देखा होगा। ये जो हमारी अर्थ है, ये हमारी जो अर्थ है, ये ऐसा तो राउंड शेप है, बट एक्चुअल में ये ज्वाइड शेप्ड है। इसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि जो अर्थ का जो ये शेप है वो ज्वाइड शेप है, राउंड की तरह का लगभग है। पोल पर फ्लैटेंड है और इक्वेटर पर बल्ज्ड आउट है। अलग अलग रीजन है, लेकिन इसके बाहर की नहीं, हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे, क्या है, कैसे है। तो टॉपिक हमारा रहने वाला है क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। देखिए, होता क्या है कि एक जनरल सी बात मैं आपको बता दूं कि हमारी जो धरती है, प्यार से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ की रेडियस लगभग है, कितना रेडियस है, ये है 6371 किलोमीटर। व्हाट डज इट मींस? 6371 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। एंड विद इन दिस रेडियस, while going downwards from the surface, जैसे ही हम सरफेस से नीचे जाते हैं, ऑन पर 32 meters below the surface, टेम्परेचर राइजेस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो ये टेम्परेचर का जो इंक्रीज होना है, ये तय कर देता है, फिक्स कर देता है कि हम इसके अंदर बहुत ज्यादा गहराई में डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। लेकिन डीप ड्रिलिंग मेथड से 7-8 किलोमीटर तक गए हैं, बट हमें कितना जाना है, 6371 किलोमीटर। सो इतना डेप्थ तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमें अर्थ के अंदर की स्ट्रक्चर को पता करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस को ध्यान रखना पड़ेगा। इनको मैंने 3 कैटेगरी में सोर्सेस को करा है। तो देखिए, क्लियर सी बात है, पृथ्वी की आंतरिक स्थिति हिंदी इंग्लिश दोनों में मैटर रहेगा। इट्स नॉट अबाउट दिस क्लास, इट विल बी इन एवरी क्लास। क्लियर है ना। और जो हल्के फुल्की चीजें होती हैं उनको मैं इंग्लिश में प्रेफर करूंगा, बट आपको सारे टेक्निकल वर्ड्स, सारी जानकारी हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल ही मिलेगी। क्लियर है ना। तो पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो एक तरह से मिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पैर में चोट लग जाए और आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, स्वेलिंग है, तो कहेगा एक्सरे करवा लो। क्या हम धरती का एक्सरे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। स्कैन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमें अर्थ के अंदर जाना होगा, जा सकते नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, उल्का पिंडों का स्टडी करते हैं, अर्थ के अंदर की बातों को स्टडी करते हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पर 32 मीटर्स इस रेडियस को पहुंचना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब हमें बहुत ज्यादा रिलाई करना पड़ता है, कई सोर्सेज को ध्यान देना पड़ता है। देखिए कैसे कंक्लूजन निकलेगा, आज मैं आपको बताऊंगा ये स्ट्रक्चर कैसे बना, वो भी इस टॉपिक में आपको देखना होगा। ठीक है बच्चे। तो अब देखिएगा, जो हम पृथ्वी की सतह के अंदर के जो सतह को देखना है या उसके अंदर की चीजों को देखना है, वो कैसे देखेंगे, ज्यादातर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों से लेंगे। यानी दोनों स्रोत करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट सोर्स ज्यादा काम करेगा, डायरेक्ट सोर्सेस थोड़ा सा कम काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सीडीएस
2022 में इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा डायरेक्ट सोर्स है जो, तो 1 2 3 करके ऑप्शन में था, उसको क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर क्लासेस में। अभी फिलहाल हम केवल टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको वो सारी चीज समझ में आ जाए। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या है, इसके अलावा जो हमने बताया उल्का पिंडों का स्टडी करना या अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको स्टडी करना, देन हम कुछ कंक्लूजन निकालने को प्रयास करेंगे। जैसे पहला सोर्स क्या है, डायरेक्ट सोर्स, क्लियर है ना। तो पहला सोर्स क्या है, डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में क्या आएंगे, माइनिंग। देखिए माइनिंग हम करते हैं ना, कोल की माइनिंग होती है, चाहे आप गोल्ड माइनिंग करें। देखिए गोल्ड माइन है साउथ अफ्रीका में, 3 से 4 किलोमीटर तक डेप्थ में चले जाते हैं। आपको बता रहा हूं रशिया की एक माइन है, इसमें लिखा नहीं, कुछ ओरली बताता हूं। रशिया की मिर्नी माइन है, वो डीपेस्ट आपकी डायमंड माइन है। रशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। तो वहां पर यहाँ का गोल्ड माइनिंग, डायमंड माइनिंग, इंडिया में रानीगंज की कोल माइनिंग जो है, तो वो सब जब हम धरती के अंदर जाते हैं तो वहां की टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीजों को साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जाता है, वो हमें पता चलता है। थोड़ी बहुत जानकारी हमें जो मिनरल्स का, बाकी सब चीजों का पता चल जाता है। इसके अलावा जो हमने बताया था ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे डीप ओशन ड्रिलिंग, याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, ये 2 प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। ये इससे हमें धरती के अंदर का बहुत कुछ पता चला है। आपको बता दूं आइसलैंड नाम के देश ने इतना डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स को करा है कि वो धरती के अंदर जो एस्थिनोस्फीयर का एरिया है, आगे पता चलेगा आपको, वहां से एनर्जी को जो रिलीज हो रही है उसका यूज करके जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, हमारे इंडिया में भी पूगा में है, लद्दाख में है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। वो ऊपर में जो एनर्जी आ रही है उसको यूज कर रहे हैं, हम ड्रिल करके नहीं एनर्जी को सोर्स तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये डीप ड्रिलिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, इससे भी थोड़ा बहुत अंदाजा लग सकता है कि अब देखिए रोबोटिक मेथड्स हैं, उन रोबोटिक मेथड से अब यहां पर 3 से 4 किलोमीटर है, ये 7 से 8 किलोमीटर तक चला गया। रोबोटिक मेथड से ड्रिलिंग प्रोजेक्ट होता है। इसके अलावा अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन था ज्वालामुखी उद्भेदन से, यानी वोल्केनिक इरप्शन से जो मैटर निकलता है मेरे बच्चे, वो मैटर किस तरह के सोर्स में आएगा, इसमें क्वेश्चन था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऑड वन आउट करने का अगर क्वेश्चन था तो उसमें बहुत सारे लोग वोल्केनिक इरप्शन जो होता है, वोल्केनिक इरप्शन जो हुआ वो इनडायरेक्ट है, लेकिन वोल्केनिक इरप्शन से जो मैटर बाहर आ गया वो तो डायरेक्ट है ना। जो मैग्मा अंदर है तो अलग है, बाहर आ गया लावा है, तो वो लावा, आप जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है कि आपने पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है, तो थोड़ा सा बेस तो क्लियर होगा, इसलिए मैं मैग्मा लावा कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, लेकिन समझाता रहूंगा। लेकिन ये पहली क्लास है तो कुछ चीजें आपको लग सकता है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम बाद में समराइज कर देंगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है जब बाहर आ जाता है मैटर, तो वो जो है मैग्मा का जो सोर्स, उससे पता तो नहीं चलता है, लेकिन मैग्मा जो बाहर आया, लावा को जब हम स्टडी करते हैं तो उससे तो कुछ पता चल जाता है। यानी ये 3 सोर्सेज क्या है, डायरेक्ट सोर्सेज हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज पर। इनडायरेक्ट सोर्सेज तो आप अंदर जाते जाएं, जो तापमान है, प्रेशर है, डेंसिटी, ये कैसे अंदाजा लगता है ना, ये सब हम अर्थ के अंदर की कंडीशंस को हम साइंटिफिक मेथड से, रेडियो एक्टिव मेथड से, उस रेडियो एक्टिविटी जो होती है ना, उसकी वजह से हमें अंदर के बारे में पता चलता है। टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी कैसे है, कैसे, इसीलिए तो हम बताते हैं अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी है, 5.515, दैट इज द मैक्सिमम डेंसिटी इन आवर सोलर सिस्टम। और इसके अलावा सिस्मिक एक्टिविटी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें सिस्मिक एक्टिविटी में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा भूकंप होता है। भूकंप किस वजह से होता है, वेव्स की वजह से। कौन कौन सी वेव्स होती हैं, यहां पर दिखेगा, पी वेव्स होती हैं, एस वेव्स होती हैं और एल वेव्स होती हैं। तो पी वेव्स का और एस वेव्स का जो शैडो जोन होता है, इवन पी वेव आप एंटीपोडल पॉइंट, एंटीपोडल मतलब धरती के एक बिंदु का जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट है, इसका एंटीपोडल यहां पर होगा, यानी एकदम छेद कर दीजिए, ऊपर से नीचे निकल जाए, तो एंटीपोडल पॉइंट यानी प्रतिध्रुवस्थ, प्रतिध्रुवस्थ यानी एकदम अगेंस्ट पॉइंट जो है, उसके पॉइंट तक जो एंटीपोडल पॉइंट तक जो टाइमिंग लगता है, एक इसको स्टडी किया जाता है। किसको स्टडी करते हैं, एंटीपोडल पॉइंट तक पहुंचने को स्टडी करते हैं। प्लस क्या स्टडी करते हैं कि ये जो शैडो जोन है यहां पर क्यों नहीं पहुंचती है,
एस वेव्स जो है कोर में क्यों नहीं एंटर करती हैं? बिकॉज एस वेव्स कहां पर जाती हैं? पी एस वेव्स यहां रहेंगे, देखिए सी पी यहां पर रहेगा, एस यहां तक आगे नहीं जाएगा, तो एस वेव्स यहां पर नहीं जाएंगी, एस वेव्स यहां रहेंगी। तो जो एस वेव्स का शेडो है वो क्या डिफाइन कर देता है कि इसके नीचे क्या है, पूरा लिक्विड कहीं ना कहीं है, और उसके बाद इसमें डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही, तो इसका मतलब सॉलिडिफाई भी हो गया है। तो अंदर का जो स्टेट है हमें कैसे पता चलता है? इन सीस्मिक वेव्स के मूवमेंट में इसमें छिपा हुआ है। सीस्मिक वेव्स के टाइमिंग को देखते हैं, शेडो देखते हैं, एंटीपोडल पॉइंट तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको देखेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी तो मैं केवल एक आपको जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का दे रहा हूं, आप ये समझ लीजिए ये शुरुआत है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें क्या बता देती हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, जिसमें शेडो जोन वगैरह आपको मैंने बताया, वो सारी चीजें, ठीक है ना। अब इनडायरेक्ट सोर्स में एक और चीज आती है, क्या आती है? ग्रेविटेशन। ये वाला आपने बहुत शायद ही पढ़ा हो। जो हमारी धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारी धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारे अर्थ पर अलग अलग प्लेसेस पर अलग है। आर कम होगा, रेडियस कम होगा तो ग्रेविटेशन ज्यादा होता है, यानी नॉर्थ पोल पर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब क्या है, धरती पर अलग अलग एरिया में अलग अलग मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? मटेरियल्स के साथ साथ उसका मास भी अलग अलग कर देता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन लग रहा है ना, तो एक ओवरऑल आइडिया लगता है। इसके अलावा मैग्नेटिक सर्वे भी किया जाता है, चुंबकीय सर्वेक्षण, ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, ये नई चीजें आ रही हैं। धरती के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए आपने जनरल पढ़ा होगा, मैं आपको बता रहा हूं सीधा सीधा, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, सिस्मिक एक्टिविटी एंड द वोल्केनो। माइनिंग नहीं पढ़ा होगा, ये जनरल बता दिया जाता है, लेकिन इतना एनालाइज करके आपको अब सीरियस की क्लासेस मिलेगा, कुछ अलग तो रहेगा ही रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मैग्नेटिक सर्वे, देखिए बहुत सारे कंपास के द्वारा मैग्नेटिक सर्वे किए जाते हैं, बहुत सारी साइंटिफिक सर्वे होते हैं। तो जो मैग्नेटिक सर्वे होते हैं वो बताते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल कहां पर ज्यादा है, और हमारा क्रिस्टल पोर्शन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहां है ज्यादा। तो जो हमारे अर्थ में, आपने जब एनडीए या छोटे एग्जाम्स की तैयारी की होगी तो आपको बता दिया होगा कि गया होगा कि अर्थ के कोर में ज्यादा मैग्नेटिज्म है। क्यों है? फेरोमैग्नेटिज्म क्यों है वहां पर? पूरा चुंबकत्व की घटना ज्यादा क्यों होती है, और नॉर्थ साउथ पोल कैसे बनता है? तो ये सारी चीजें यहां पर आती हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मैग्नेटिक मटेरियल। अभी मैं बताऊंगा वो सब अंदर क्यों गए और बाकी सब बाहर क्यों आए। याद रखिएगा, आपने सियाल, सीमा, निफे पढ़ा है ना, तो सियाल बाहर क्यों है, निफे अंदर क्यों है, ये भी मैं अभी डिस्कस कराऊंगा। क्लियर है ना। तो ये इनडायरेक्ट सोर्स है। तो दो सोर्सेज हैं अर्थ के, सोर्सेज को, अर्थ के अंदर की चीजों को पढ़ने के लिए। एक तो आपने पढ़ा डायरेक्ट सोर्स, दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एविडेंस रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ये तीसरा देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़े साक्ष्य। हम क्या करते हैं, धरती की उत्पत्ति के बारे में जब पढ़ते हैं तो एक पूरा एकदम चैप्टर है साइंटिफिक, एक तो रिलीजियस। जॉन जो है आर्क बिशप अशर ने बोल दिया था कि एक डेट पर सुबह 9 बजे धरती का फॉर्मेशन हो गया, तो वो ऐसा नहीं था, साइंटिफिक नहीं था। तो साइंटिफिक में जो डुअलिस्टिक एंड मोनोस्टिक थियरीज, यानी कि एक तारक द्वितारक सिद्धांत, वो सब आएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर केवल ये बात कर रहा हूँ, उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट को हमने पकड़ा और यहाँ पर इससे आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं धरती के अंदर क्या होगा। देखिए, चैम्बरलेन कॉन्सेप्ट जो है ये बताता है कि धरती के अंदर सॉलिड होगा, क्योंकि चैम्बरलेन कॉन्सेप्ट क्या था, हेली कॉमेट हाइपोथेसिस था। तो कॉमेट हाइपोथेसिस में यानी कि कहीं ना कहीं सॉलिड पार्टिकल होगा। इसके अलावा टाइडल हाइपोथेसिस में क्या जेम्स जीन्स ने बताया कि धरती एक दूसरा प्लैनेट, मतलब जो है सन था, दूसरा एक मेगा स्टार आया और उसमें से टाइड्स निकला, फिलामेंट बाहर हो गया। तो फिलामेंट बाहर हुआ मतलब क्या है, फिलामेंट मतलब एक लिक्विड मैटर। तो इसमें इन्होंने क्या कहना चाहा कि अर्थ कैसा होना चाहिए, लिक्विड। अब लाप्लास ने क्या कहा था, ये टाइडल नहीं कहा था, लाप्लास ने नेबुला कहा था। इससे पहले जो इनके पहले के सिद्धांत में क्या कहा गया था, गैसियस हाइपोथेसिस, इमैनुएल कांट ने कहा था। तो लाप्लास की नेबुलर कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्या कहता है, ये गैस है। तो ये तीनों से बहुत सारी चीजों को एनालाइज, कंक्लूड नहीं किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। समझ में आया ना। यानी कि चैम्बरलेन की अवधारणा बताती है पृथ्वी का भीतरी भाग ठोस, जेम्स जीन्स बताता है
तरल होना चाहिए, लाप्लास बताते हैं गैसीय होना चाहिए। अब इससे हम कंक्लूजन नहीं करेंगे, कंफ्यूजन हो रहा है, बट इसका हम धरती के अंदर के स्ट्रक्चर को बताने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आया ना? तो धरती के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम बताने के लिए कितने सोर्सेस को हमने किया यूज, पहला डायरेक्ट सोर्स, दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स, उसके बाद हमने क्या यूज किया, इंडेक्स सोर्स के बाद एविडेंस रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ। चौथा जो सोर्स यहां पर नहीं लिखा गया है, हम धरती से बाहर दूसरे प्लैनेट्स पर जैसे गए हैं, प्लैनेट पर गए हैं या फिर मून पर गए हैं, तो वहां से सैंपल्स लाते हैं, तो वो सैंपल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ, क्योंकि सब कुछ अर्थ से निकला है, सब कुछ ऐसे हुआ है, आपको पता ही होगा, अर्थ से और मून से, चंद्रमा तो सन से अर्थ से निकला है, और हम किससे निकले हैं, अर्थ हमारे सन से निकला है, तो यानी सब कुछ एक ही है। तो जैसे अर्थ का बनावट है उसका वैसे होगा, या जैसे उनका है वैसे हमारा अर्थ का होगा। तो जो सैंपल्स लाए गए हैं मून से, या सैंपल्स लाए गए हैं किसी और प्लेनेट से, या लाए जा रहे हैं, तो वो सारी चीजों को स्टडी करके एनालाइज किया जाता है। अब एनालिसिस, इतना स्टडी हमने कर लिया, तो स्टडी करने के बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। जितने भी ये सोर्स हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या फिर अर्थ के इवोल्यूशन से रिलेटेड, या फिर जो है कॉमेट जो होते हैं, या मेटियोर गिरते हैं, मेटियोर्स होते हैं, या फिर मेट्रोइड्स होते हैं, या सैंपल्स ऑफ मून होते हैं, इन सबको स्टडी करने के बाद हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन लगा सकते हैं। और कंक्लूजन लगाना सबका अपना अपना होगा। जैसे मैं इन सारी चीजों को अलग अलग लोगों को बोल दूं, ये सब पढ़ो, अब बताओ अर्थ कैसी है, 10 लोगों को बोला जाएगा, तो इतना अनुमान लगाने के बाद सब लोग अलग, जैसे गांव में कहते हैं ना कि भाई अंदाजा लगाओ वहां क्या होगा, तो कोई कहेगा वो होगा, वो होगा, होगा, ऐसे यहां पर भी करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अंदाजा, अनुमान अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि स्वेस एक वैज्ञानिक रहे हैं या ज्योग्राफर रहे हैं, एडवर्ड स्वेस, एडवर्ड स्वेस। इन्होंने क्या बताया, अपने अनुमान से, अपनी स्टडीज के द्वारा बताया, अर्थ के अंदर 3 लेयर्स हैं। आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि कैसे बनी है, लेकिन फिलहाल ये अंदाजा है। इन्होंने क्या बताया, सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, सियाल, अंदर वाली सीमा, और फिर इनर मोस्ट निफे। ऐसे 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स कर लीजिएगा। ये है निफे, ये है सियाल, सॉरी सीमा, और ये है सियाल। सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, निकल फेरम या फेरस, उसकी वजह से इन्होंने इसका नाम दे दिया। इनकी बातों को कंसीडर करेंगे बाद में। एक और वैज्ञानिक आते हैं, होम्स, जिन्होंने अर्थ में कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी है, जिससे पता चलता है धरती में प्लेटों का मूवमेंट कैसे होता है। इन्होंने अपने स्टडी में क्या बताया, धरती के अंदर 2 ही लेयर्स हैं। अब इनका भी बात हम देखेंगे, कंसीडर करेंगे। इन्होंने कहा धरती के बाहर वाला जो सबसे एरिया है वो है भूपर्पटी, और इसके अंदर वाला जो एरिया है वो क्या है, अधः स्तर, यानी नीचे वाला स्तर। बस इन्होंने 2 बताया, जेफरीज ने 3 बताया, हिस्कैनियन ने 4 बता दिया। अलग अलग जो है बहुत सारे जो है, एरी, प्राट, सबका अलग अलग थियरी आया। जितने भी ज्योग्राफर्स मेन थे, सब अपने अपने आइडियाज दिए। तो उन सभी आइडियाज के बीच में एक आइडिया आता है सीस्मिक एविडेंस से। ये जो सबसे मेन आइडिया है, क्या है, भूकंपीय साक्ष्य के आधार पर। हमारे यहां पर अर्थक्वेक आते हैं, तो हमने अभी बताया था कि अर्थक्वेक का जो एविडेंस होता है उसको सबसे ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि वो हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, हो रहा है ना। बाकी सब चीजें तो हो चुका है, ज्वालामुखी से जो मैटर निकला है, डायरेक्ट एविडेंस, उसको भी ज्यादा सीरियस लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीरियस इसी को लेते हैं। तो इसके आधार पर हमने क्या क्या बता दिया है, एक बनाया है लिथोस्फीयर। बहुत बार क्वेश्चन आया है, सारे एग्जाम्स में आया है, लिथोस्फीयर क्या है, जो 0 से 100 किलोमीटर तक का एरिया होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, आगे मिलेगा क्या क्या होता है, ऊपर का क्रस्ट होता है, अपर सॉलिड पार्ट ऑफ अपर मेंटल होता है। आपने एनडी की तैयारी की होंगे तो वहां पर लगातार इस क्वेश्चन को देखे होंगे, बहुत मजेदार। इसके नीचे होता है पायरोस्फीयर, जो कि 2880 के करीब किलोमीटर तक, 100 to 2880। इट्स नॉट अबाउट क्रस्ट मेंटल कोर। सिस्मिक एविडेंस लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बेरिस्फीयर बताता है।
बैरिस्फीयर, गुरुमंडल कहते हैं। बैरिस्फीयर को क्या कहते हैं? गुरुमंडल। हिंदी में बैरिस्फीयर ही आ गया तब भी चलेगा, गुरुमंडल। क्लियर है ना? तो इसका जो है 2880 से धरती के अंदर तक। और इसमें यह भी पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन सी, यही है सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सेम वही। यहां पर क्या है? बेसाल्टिक है, और यहां पर सिलिकॉन मैग्नीशियम होगा, डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और अंदर पहुंचते पहुंचते 11.8 तक डेंसिटी हो जाती है। यहां पर क्लियर होता है। सिस्मिक एविडेंसेस, वही सिस्मिक एविडेंसेस में क्या है? सिस्मिक जो हमारे वेव्स हैं, चाहे पी हो, चाहे पी स्टार हो, चाहे पी जी हो। आपको ये नहीं पता होगा कि पी भी 3 प्रकार का होता है, पी, पी स्टार और पी जी। अब ये हम आपको क्लास में जब आओगे तब बताएंगे कि सिस्मिक जो वेव्स हैं पी कितने प्रकार की होती है, वो हम वहां बताएंगे। अभी फिलहाल हम केवल बता रहे हैं पी, और केवल बता रहे हैं एस, केवल बता रहे हैं एल, और डेप्थ में एनालाइज करेंगे। फिलहाल हम आपको यहां पर इतना ही बता रहे हैं। तो ये 3 लेयर्स हो गए। अब याद रखेंगे, इन 3 लेयर्स को हम क्या करते हैं? हम इन 3 लेयर्स को क्या कर देते हैं? एक तरह से हम क्या कर देते हैं? स्टडीज को कंबाइंड कर देते हैं। तो नवीनतम अवधारणा, एनसीईआरटी में भी देखेंगे, नवीनतम अवधारणा के अनुसार हम क्या देख सकते हैं कि एक सिलिकेट वाला क्रस्ट है, फिर उसके बाद विस्कस एरिया मेंटल है, यानी एस्टेनोस्फीयर रिलेट करता हुआ, और जो लिक्विड आउटर कोर, और अभी एक जो है इनर मोस्ट कोर आ गया है। आउटर कोर, इनर मोस्ट कोर का थियरी आ चुका है, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या है? ये है आउटर कोर लिक्विड और मच लेस विस्कस, मेंटल के ज्यादा विस्कस और सॉलिड इनर कोर है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास कितने लेयर्स हो गए हैं। यहां पर देखिए हमारे पास कितने लेयर्स हो गए हैं। एक देखिएगा, ये है कोर, ठीक है ना, और कोर में भी एक हो गया इनर कोर, और एक है आउटर। आउटर कोर लिक्विड, इनर कोर विस्कस, ज्यादा विस्कस मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक सॉलिड इंटैक्ट टाइप का, लेकिन विस्कस रहेगा। विस्कस का मतलब उस पर प्रेशर हटेगा तो इट विल टर्न इनटू लिक्विड। बिकॉज ऑफ प्रेशर इट इज सॉलिड, एंड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इट इज लिक्विड। विच वन? आउटर, और विच वन? इनर। इसके बाद देखेंगे इनर कोर, आउटर कोर, इसके बाद मेंटल आ जाता है। और इस मेंटल में भी कितने पार्ट्स हो गए आपके? आउटर अपर मेंटल और लोअर मेंटल हो गए। इसके बाद ये क्रस्ट है, क्रस्ट को भी 2 भाग में कर सकते हैं, लेकिन मेंटल को भी 2 भाग में कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मेन क्लासिफिकेशन है क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। लेकिन अगर रिसेंट स्टडीज पर आ जाए तो याद रखिए कोर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कोर को आप क्या कहेंगे? 3 पार्ट्स में। यहां पर आपको जनरल मैं बता दे रहा हूं, सामान्य सा, लेकिन आपको यूपीएससी के एग्जाम में दिमाग लगाना है। कोर, आउटर कोर, इनर कोर और इनर मोस्ट कोर, ये नई स्टडी आई है। क्लियर है ना? तो आउटर कोर जो है ये कैसा है? लिक्विड है। इनर कोर कैसा है? ये हाईली विस्कस है। और इनर मोस्ट कोर क्या है? सॉलिड है। ठीक है ना? वो एकदम जैसे होते हैं ना, आप जो बॉल लेते हैं, कौन सा, जो आपकी सीजन बॉल होती है जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, उसके अंदर में एक जो है सॉलिड मटेरियल भरा जाता है, वो चीज है जो अर्थ के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिज्म। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां इस तरह का ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम बता देते हैं कि हमारी धरती में ये स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ है। क्लियर है? इवोल्यूशन कैसे हुआ ये आपने नहीं पढ़ा होगा। देखिए अर्थ का फॉर्मेशन कितने साल पहले हुआ है? अर्थ वॉज फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। इस तरह से आपका जो है मैटर मिलेगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश रहेगा। बार बार मैं बता रहा हूं, बस आपको करना क्या है? पढ़ना है, खूब मेहनत से पढ़ना है। यहां पर याद रखिएगा, ये सीडीएस का एग्जाम मुझे लगता है कि एनडीए से रिटन ज्यादा इजी है। मैं आपको बता दूं, एनडीए और सीडीएस में अगर आप कंपेयर करें तो रिटन और एसएसबी में, दोनों में अंतर है। एनडीए का जो है रिटन जो है टफ है, सीडीएस का ये थोड़ा सा कंपेयर, इजी तो कुछ भी नहीं है,
उनसे पूछ लिए जो 3 बार रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सब टफ है। जबकि एनडीए का एसएसबी थोड़ा सा इजी है और ये थोड़ा सा सीडीएस का एसएसबी टफ है इनटेक के मामले में, क्योंकि कम इनटेक लेते हैं। तो सीडीएस में आप रिटर्न पे बढ़िया से करिए जिससे आगे फायदा रहे, ठीक है ना। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये पूरा बहुत साल तक, बहुत करोड़ों करोड़ों साल तक ये पूरा एक था यूनिफॉर्म। जैसे सन है ना, वैसे ही उसमें स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत, गैसेस इसमें कुछ नहीं था पूरा, क्योंकि सन के बाहर से एक तिनका निकला था। सूर्य अगर 10 अरब रुपए है तो अर्थ क्या था, अर्थ जो बाहर निकल के तिनका बना, तो 1 पैसा भी नहीं। 10 अरब रुपए में 1 पैसे का क्या वैल्यू, तो बाहर से एक तिनका निकल गया, और वो तिनका जो सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल शेप लेता है, लेकिन वो थोड़ा सा रोटेशन होता है, तो रोटेशन की वजह से इक्वेटोरियल बल्ज आ जाता है और पोलर फ्लैटनेस आ जाती है। लेकिन अब जो है होता क्या है, इसमें कुछ जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस थे, जो हीट सन की बची थी, वो हीट रेडियो एक्टिव डिके की वजह से, रेडियो एक्टिव डिके का मतलब क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्रेक होते रहते हैं, और उस ब्रेक होने से उनकी एनर्जी रिलीज होती रहती है। यूरेनियम का जैसे आपने पढ़ा होगा, है ना, तो वो उतना ज्यादा विज्ञान में नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन आप ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत विज्ञान तो जोड़ ही सकते हैं, क्योंकि भूगोल साइंस की वजह से बहुत मजेदार सब्जेक्ट हो जाता है। अब ये रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो धर्मी क्षय की वजह से, और जब ग्रह निर्माण बचा तो उसमें जो गर्मी थी, वो जो बॉल थी वो बहुत ज्यादा गर्म होने लगी, ठीक है ना। ये अरबों साल तक चलता रहा। इसके बाद क्या हुआ, एक घटना घटती है जिसको कहते हैं आयरन कैटास्ट्रॉफ, यानी लौह आपदा। अब ये क्वेश्चन कभी आ जाए सीडीएस में, आयरन कैटास्ट्रॉफ किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन और द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ लेयर्ड स्ट्रक्चर। धरती का परतदार संरचना कैसे बना है, उसका ये एक स्टेज है। पहला स्टेज क्या है, पहले स्टेज में धरती बन गई है, उसमें रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, एनर्जी बची है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो आयरन, इतना टेम्परेचर बढ़ गया कितने साल पहले, 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन साल पहले ये टेम्परेचर इतने पर पहुंच गया जो कि हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। और वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन कितना, 1538 डिग्री सेल्सियस, इतना हो गया। अब इसको घटना को कहते हैं आयरन कैटास्ट्रॉफ। इससे क्या हो गया कि रैपिड मूवमेंट हुआ अर्थ के जो भी रॉकी और मोल्टन मटेरियल थे, इसमें क्या हो गया, बड़ी तेजी से मूवमेंट हुआ। 500 मिलियन साल पहले हुआ है, याद रखें 500 मिलियन साल पहले अर्थ का एक पॉइंट पर, जैसे मैंने बताया था ना कि आपको बताया था, मतलब मुझे लगता है कि क्लास कॉन्टिन्यूएशन में है तो ऐसा बोल देता हूं। आपको पता होगा कि हमारा जो सन है या कोई स्टार है, उसके लिए एक क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंचता है 10⁵ डिग्री सेल्सियस। जब उतना टेम्परेचर पहुंचता है देन ओनली द न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट्स। उसी तरह से आयरन कैटास्ट्रॉफ का ब्रेक इवन जो टेम्परेचर था 1538 डिग्री सेल्सियस या 1538 डिग्री सेल्सियस, इतना जब टेम्परेचर पहुंचता है तो ये आयरन कैटास्ट्रॉफ हो जाता है और अर्थ के मोल्टन और रॉकी मटेरियल में मूवमेंट शुरू हो जाता है। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है एक तरह से आपदा। मैंने आपको पढ़ाना है, जब पढ़ाऊंगा फिर से वही हो गया था, मैं आपको पढ़ाऊंगा कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग में एक स्टेज होता है जब 70% कोरल्स खत्म हो जाएंगे कहीं पर, तो उसको कैटास्ट्रॉफिक, प्रचंड विरंजन कहते हैं। तो कैटास्ट्रॉफ वर्ड जो है इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो इट इज रिलेटेड टू सम डिस्ट्रक्शन। तो आयरन कैटास्ट्रॉफ यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जब आयरन का पहुंच जाएगा तो पूरी धरती में प्रचंड आपदा के रूप में आ गया और पूरी धरती एकदम से 500 मिलियन साल पहले बिगड़ने की अवस्था में आ गई। सब कुछ मूव करने लगा। अब ये जब मूव करने लगा तो हुआ क्या, मूव करने लगा तो कोर सबसे पहले बनता है। क्यों कोर बनता है, क्योंकि जो हैवी मटेरियल थे पहले जो सन से निकला था तो 500 मिलियन साल आज से पहले तक वैसे ही रहा,
धीरे 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 कुछ नहीं हुआ, बट टेम्परेचर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया। 500 मिलियन साल पहले वो टेम्परेचर पहुंच गया कि लौह आपदा आ गई, और उस लौह आपदा के बाद जो हैवी मटेरियल्स थे, कौन कौन से, आयरन, निकल वगैरह, वो अंदर की तरफ चले गए। हैवी चीज आप देखेंगे, अगर किसी भी सरफेस पर देखो, अगर आपने कुछ चीजें रख ली ऐसा ग्रेन्यूल्स के रूप में, लाइट हैवी हैवी, तो ऊपर में जो पत्थर होगा या लोहा होगा वो हल्की चीजों को दबाते हुए या खिसकाते हुए सब नीचे जाता जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, आयरन और निकल और अदर हैवी मटेरियल्स ये ग्रेविटेट कर गए कहां पर, सेंटर की ओर, और इन्होंने हमारे धरती के नए प्लेनेट में क्या बना दिया, केंद्र की ओर आकर्षित होकर कोर बना लिया। समझ में आया। और जबकि अगर आयरन और निकल के तुलना में किसका, पानी का और सिलिका का, जो भी उपलब्ध जल रहा हो या ऑक्सिलेट फॉर्मेट में ही रहा हो, वो हल्के हैं, डेंसिटी कम है, तो वो जो है बयोन्स होती हैं। आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा है ना, उत्प्लावन होता है उनमें, वो ऊपर की तरफ भागेंगी, ठीक है ना, तो वो ऊपर की तरफ आई सिलिकेट वाले मैटर, और जो है वो अंदर की तरफ गए। तो इस तरह से धरती में चारों तरफ, क्योंकि धरती जब बनी थी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रेविटी तो रहा ही होगा अंदर में, क्योंकि जब वो आप समझ सकते हैं, जब सरफेस टेंशन काम किया तो सबको एक तरह पे एक जगह में जोड़ लिया, राउंड शेप आया, और फिर ये ब्रेक इवन पॉइंट आया, आयरन कैटास्ट्रॉफ, और उसके बाद लेयर्स का निर्माण हो गया। बात समझ में आ गया। तो ये परतों के निर्माण की बात कर रही है हमने। अब परतों के निर्माण में याद रखिएगा, इस परतों के निर्माण का एक प्रोसेस का नाम दिया जाता है प्लेनेटरी डिफरेंशिएशन, यानी ग्रहीय विभेदन। इस पूरी प्रक्रिया को जो हमने अभी समझाया कि मतलब जो है टेम्परेचर मेंटेन रहना, फिर धीरे धीरे बढ़ना, फिर उसके बाद जो है इसमें जो है लेयर्स का बनना आयरन कैटास्ट्रॉफ के बाद, इसी को कहते हैं ग्रहीय विभेदन। विभेदन का मतलब क्या है, ग्रह अपने आप में ही अलग अलग लेयर्स में बट गया है, तो पूरा ही एक, हमारी धरती क्या है पूरा एक, लेकिन वो क्या हो गया है, ये अलग अलग लेयर्स में बट गया। क्लियर है ना। तो जो अलग अलग लेयर्स में बटा वही सारी चीजें हैं, और जो कोर था और जो क्रस्ट आया, मतलब सिलिकेट बाहर आया, और अंदर में क्या आया, अंदर में क्या आया, निकल फेरम आया, और बाहर में क्या आ गया, सिलिकेट। तो सिलिकेट और निकल फेरम के बीच में जो एरिया बचा, जहां पर बाकी सब जो ना बहुत हल्के थे ना जो बहुत भारी थे, वो क्या बना देते हैं, मेंटल, ठीक है ना। ये द मोल्टन मटेरियल दैट सराउंडेड द कोर वाज अर्ली मेंटल, और फिर धीरे 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 जो इनकम्पेटिबल एलिमेंट्स थे वो अर्थ का ब्रिटल क्रस्ट बन गए, और फिर वो क्रस्ट मेंटल कोर। समझ में आ गया। तो ये पृथ्वी की स्तरित संरचना का विकास हो जाता है, और इस स्तरित संरचना में 3 स्तर हैं, कौन कौन से, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसके बाद की बाकी सारी बातें आपको बहुत इजीली समझ में आनी चाहिए। यहां तक आपको मुझे लगता है एकदम क्लियर होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे चित्रों को, बहुत सारे फोटोज को हमने रोक रखा है। क्यों रोक रखा है, क्योंकि क्लास में जब यही टॉपिक कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक फिर से नहीं होगा, ये क्लास में जब प्रॉपर क्लास में आओगे आप लोग, तो वहां पर ये टॉपिक कराऊंगा तो एक और नए अंदाज में। अभी आप जितना नया सीख रहे होंगे उससे भी कुछ ज्यादा हम नया वहां पर आपको बताएंगे। याद रखिए, ज्योग्राफी बहुत डेप्थ तक है, क्लियर है। जितना एनालाइज करोगे उतना ही आपको मजा आएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों के बारे में हल्की सी बातें देखते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब अगर हम बात करते हैं क्रस्ट की, बात करते हैं, हिंदी में भूपर्पटी है, तो भूपर्पटी का डेंसिटी 2.8 से 3 तक होता है, एज कंपेयर टू द वाटर डेंसिटी 1, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तब भी चलेगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे इसका वॉल्यूम 0.5% है, लेकिन मास 0.2% है, क्योंकि अर्थ का एवरेज डेंसिटी है, उस एवरेज डेंसिटी से इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम है। इसको टेबुलर फॉर्म में रेगुलर क्लास में करेंगे। इसकी डेप्थ 5 से 30 किलोमीटर है, लेकिन एवरेज जो है, एवरेज क्या है, इसका कम है। अब यहां पर एक चीज आपको समझना है कि जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है, जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है, क्लियर है ना, उस क्रस्ट की विड्थ कम है, और एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट,
इस क्रस्ट की डेप्थ ज्यादा है, विड्थ ज्यादा है। यानी कि जो हमारी अर्थ है, वो अर्थ का जो क्रस्ट है वो भी दो तरह से बटा हुआ है। एक कौन सा? एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशनिक क्रस्ट। आप दो हाथ में, एक हाथ में लोहे का इतना मोटा शीट, मतलब इतना बड़ा, उसमें आपको वेट नहीं देखना है, इतना ही बड़ा दो लीजिए पॉइंट, एक आयरन का होगा और एक कॉटन का होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों को एक साथ लेके खड़े हो जाएं, क्या बैलेंस कर पाएंगे? और अगर आपको तेजी से भागना हो, हमारी अर्थ को क्या करना है? राउंड राउंड घूमना है। अर्थ को हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब को लेकर हमेशा राउंड राउंड घूमते रहना है, वेस्ट टू ईस्ट, ये मूवमेंट चलता रहता है। क्लियर है ना? आपको ये बताना है कमेंट करके कि इसकी गति कितनी है इक्वेटर पर, हमारे अर्थ के रोटेशन की गति, स्पीड कितनी है ऑन द इक्वेटर। बाद में उसकी बात करेंगे। फिलहाल इसका मतलब एक हाथ में आयरन, लोहे का उतना बड़ा टुकड़ा, एक हाथ में, तो डिसबैलेंस होगा ना। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए यहां पर हमने अलग अलग टुकड़े लिए थे, जबकि एक ही मैटर का अलग अलग टुकड़ा ले लो तो और भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो हमारा जो धरती है, इस धरती पर एक ओशनिक क्रस्ट है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। दोनों को लेके धरती को घूमना है। एक बड़ा है, एक पतला है, एक वाइड है, चौड़ा है। तो क्या करती है अर्थ? अपने में ट्रांसफॉर्मेशन ला देती है। इसी को क्या कहते हैं? आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी, इसमें जो है आइसोस्टेसी के थियरी में एरी और प्राट ने जो एक जो है धरती के एक मतलब एक बीकर लिया, उस बीकर में क्या डाला? क्या? मरकरी डाल के, और लोहे के अलग अलग कॉलम सेट कर दिए। तो उसमें देखा गया कुछ कॉलम ज्यादा नीचे जा रहे हैं और कुछ कॉलम अलग अलग, पहले मैटर लिया फिर अलग लिया। तो इससे कंक्लूड किया गया कि हाइयर द डेंसिटी द लोअर विल बी द डेप्थ, और द मोर द लेस द डेंसिटी द डेप्थ विल बी वाइड। तो इन सब चीजों को एक अनुमान लगाया गया कि जो ओशनिक क्रस्ट होगी वो पतला है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, और इसकी डेंसिटी क्या होगी? लेस होगी, ताकि धरती सबको बैलेंस करके रखे। इसी को कहते हैं आइसोस्टेसी या समस्थितिकी। ये जो है यूपीएससी का जो है ऑप्शन सब्जेक्ट का टॉपिक है। इसका क्वेश्चन भी आता है, इसके थ्योरीज एरी, प्राट, हिस्कैनन, जेफरीज सबका आता है, लेकिन यहां पर नहीं करना है। तो बस आइसोस्टेसी मतलब धरती अपने आप को एक साथ लेके चलती है, बैलेंस बना के रखती है, यही थ्योरी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे ओशनिक क्रस्ट होगा और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा, इसके बीच में अंतर किस बातों पर कर सकते हैं? हम इसके बनाव पर, कॉम्पोजिशन पर, फॉर्मेशन कैसे निर्माण हुआ, और थिकनेस पर और डेंसिटी पर। आपको याद रखना है कि ओशनिक क्रस्ट सीमा से बना है, सिलिकेट और मैग्नीशियम से। क्लियर? इसके अलावा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना हुआ है? सियाल से बना हुआ है। क्लियर? ओशनिक क्रस्ट किससे बना हुआ है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम से। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा किससे बना हुआ है? सिलिकॉन जो है एल्यूमिनियम से। यहां पर देखिएगा, यहां पर मैग्मा जो ऊपर उठा और कूल डाउन हो गया ओशन फ्लोर पर, उससे बना है। जबकि यहां पर क्या हुआ है? मेल्टिंग ऑफ रॉक्स से, ठीक है ना, और उनके सेडिमेंट से हुआ है। क्लियर? तो ये बाहर और ये अंदर, कॉन्टिनेंट बाहर आया और ओशन अंदर में ही जम गया। क्लियर है? क्योंकि ओशन का पूरा दबाव लगा तो वो कम हो गया और उसके साथ उसकी डेंसिटी बढ़ गई। यहां पर देखिए ओशनिक क्रस्ट की 5 से 10 किलोमीटर थिकनेस है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 40 किलोमीटर तक भी थिकनेस है, कहीं कहीं पर इससे भी ज्यादा है। याद रखेंगे। इसकी जो डेंसिटी थोड़ी सी देख ले, 2.9 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि इनकी डेंसिटी 2.7 है। क्योंकि वो वाइड है तो उनको डेंसिटी कम करके तभी कंपेंसेट करना है। ओशनिक क्रस्ट को हम कह सकते हैं बेसाल्टिक रॉक। क्या कह सकते हैं हम? बेसाल्टिक रॉक। यहां पर देखेंगे ये क्या हो सकता है? बेसाल्टिक रॉक। और उसको क्या कह सकते हैं? ओशनिक क्रस्ट किससे बना है? बेसाल्टिक रॉक से। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसे बने हुए हैं? ग्रेनाइटिक रॉक से। एक नया अंतर बने, और इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस बनाए जा सकते हैं। क्लियर? अब इन डिफरेंसेस के साथ हमें क्रस्ट का
पता रखना है। और यही क्रस्ट आगे क्या हो जाएगा, लिथोस्फीयर का निर्माण करेगा। सॉरी यहाँ पर क्रस्ट ये है, सॉरी यहाँ पर क्रस्ट ये है, ठीक है ना। और यही क्रस्ट आगे क्या निर्माण कर जाएगा, ये क्रस्ट है और इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और यहां पर देखिएगा ये पूरा क्या हो जाएगा, फिर क्रस्ट को लेके लिथोस्फीयर बन जाएगा, अपर सॉलिड पार्ट ऑफ अपर मेंटल। और यहां पर क्या बन जाएगा, ये लिथोस्फीयर बन जाएगा। तो कौन सा लिथोस्फीयर, क्रस्ट से ही आगे बढ़ेगा। क्रस्ट पतला तो लिथोस्फीयर पतला, क्रस्ट वाइड तो लिथोस्फीयर भी वाइड। और लिथोस्फीयर क्या होता है, अल्टीमेटली प्लेट होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी यहां से आपको बनानी पड़ेगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है मेंटल यानी अनुपटल है, ये 2900 किलोमीटर तक करता है और ये धरती का सबसे अधिक वॉल्यूम और सबसे अधिक मास वाला एरिया है। इसमें याद रखिएगा वही है, सियाल सीमा, ज्यादातर सिलिकॉन मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्रस्ट में ज्यादातर पाया जाता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, एल्यूमिनियम। लेकिन सियाल उसको कहते हैं, क्रस्ट को क्या कहते हैं, क्रस्ट को हम क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिलिकॉन ज्यादा है, इसका मतलब है ऑक्सीजन ज्यादा है इस लेयर में। इसका मतलब क्या है, सिलिकॉन दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पर है। और इसका मतलब आगे चलेंगे तो आयरन ज्यादा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए क्रस्ट के बारे में। क्लियर, यहां पर ज्यादातर ग्रेनाइट से बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, और लेकिन ग्रेनाइट से कौन सा बना होगा, कॉन्टिनेंट, उसके नीचे जाएंगे तो ये बेसाल्टिक रॉक हो जाता है। इसका अंतर आपको समझ में आ गया। मेंटल में ज्यादातर बेसाल्ट से बना हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन से जो निकलता है मैग्मा जो बनता है एस्टेनोस्फीयर, इसी में आता है। इसका अपर पार्ट जो है वहां पर टेम्परेचर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से अभी भी चल रहा है ज्यादा। और वहीं पर जो है कन्वेक्शनल करंट्स चलती हैं जो प्लेट मूवमेंट को बताती हैं। होम्स ने बताया था कि जब कहीं पर भी जो अंदर से कन्वेक्शनल करंट्स ऊपर की तरफ आ रही हों, अंदर से कन्वेक्शनल करंट्स आउटवर्ड आ रही हों, तो यहां याद रखिएगा प्लेट का मूवमेंट क्या होगा। यहां पर अगर कोई प्लेट है तो ये प्लेट का मूवमेंट क्या होगा, ऑपोजिट होगा। और अगर कहीं पर ये इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है किसका, वेव्स का, तो यहां पर जो है ये निश्चित तौर पर प्लेट का कन्वर्जिंग मूवमेंट होगा। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी यहां पर एक्सप्लेन कर दिया जाता है, किसमें, मेंटल और क्रस्ट के द्वारा, ठीक है ना। अब मेंटल में जो है ज्यादा सॉलिड है लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसकी वजह से यहां पर थोड़ा सा सेमी प्लास्टिक, सेमी जो है इलास्टिसिटी नेचर के साथ यहां पर क्या मिल जाता है, मैग्मा चैम्बर मिल जाता है। देखिए 0 से 100 किलोमीटर तक क्या मिलेगा, 0 to 100 किलोमीटर तक मिलेगा प्लेट या लिथोस्फीयर। और 100 से 200 किलोमीटर तक का हमारा क्या होता है, यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर मिल जाता है। एस्थेनोस्फीयर ये अपर मोस्ट पोर्शन है जो मेंटल का जो चीफ सोर्स ऑफ मैग्मा है, इसी को मैग्मा जोन कहते हैं, बेनी ऑफ जोन कहते हैं, या यहीं से जो है मेंटल प्लूम आता है। और मेंटल प्लूम का मतलब क्या होता है, ये जो एनर्जी ऊपर की तरफ रेडिएट हो रही है वो सब का सोर्स क्या है, रेडियो एक्टिव डिके है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऐसे धरती पर मैं आपको बताऊंगा इंटरनल स्ट्रक्चर में और भी चीजें। तो याद रखिए धरती पर कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे हॉट स्पॉट हैं जो ये एनर्जी को निकालते हैं। हॉट स्पॉट्स, जैसे एक हॉटस्पॉट था रीयूनियन हॉटस्पॉट, इसके ऊपर से जब इंडिया पास हुआ है तब जाके हमारे इंडिया में वोल्केनिक जो है एक ट्रैप बना है, डेक्कन ट्रैप, जो बेसाल्टिक मैग्मा का एक फ्लो हुआ था फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए वहां पर कहीं पर वोल्केनो नहीं है, हमारे इंडिया में इस एरिया में कहीं वोल्केनो नहीं है, लेकिन यहां पर वोल्केनिक शील्ड है ना मैग्मा का, बेसाल्ट का। तो वो ट्रैप है, कैसे बना था, हॉटस्पॉट के ऊपर से मूव किया और उस समय वहां पर वो घटना हो रही थी, तो इनको भी मिल गया थोड़ा सा, है ना। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, अगला इनर मोस्ट पार्ट होता है कोर, या इसको क्रोड भी कह सकते हैं, जो धरती के एकदम से सेंटर तक जाता है। और ये सॉलिड स्टेट में इनर कोर है, जबकि आउटर कोर कैसा है, लिक्विड स्टेट में। इसके बारे में मैंने बता दिया। यहां पर मटेरियल्स क्या होंगे, हैवी होंगे, चाहे निकल हो चाहे आयरन।
इसलिए इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए इसको निफे लेयर भी कहेंगे। 16% इसका वॉल्यूम है और 32% इसका अर्थ का जो है मास यहीं पर है। क्लियर है ना? बिकॉज इसकी डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, एवरेज डेंसिटी 5.515 है, जबकि इसकी डेंसिटी क्या है, कुछ ज्यादा हो जाती है। इस वजह से इसमें जो है मास ज्यादा होगा वॉल्यूम की तुलना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं एक बता देता हूं कि जो हमारी धरती के अंदर जो लेयर्ड स्ट्रक्चर बना, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर जहां पर है, उस लेयर्ड स्ट्रक्चर के बीच में जो एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिशन है, उसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी। और ये डिसकंटिन्यूटी बहुत इजी है, याद करने वाली है। क्रस्ट और देखिए ऐसे हैं, देखेंगे हमारी धरती के 3 प्राइम लेयर्स जो हैं, ये है क्रस्ट, ये है मेंटल, ये है कोर। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी है, यानी मोहोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी कितनी गहराई पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर की गहराई पर, 30 किलोमीटर की गहराई पर ये क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करेगा। या फिर कहेंगे लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को, यहां पर देखिए लिखा है लोअर क्रस्ट अपर मेंटल को। इसके बाद जो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होगी, मेंटल और कोर को 2900 किलोमीटर के करीब जो है डिवाइड करती हुई। अब इसके बाद सेकेंडरी जो डिसकंटिन्यूटीज हैं, क्रस्ट में जो 2 भाग कर दिए, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी 10-20 किलोमीटर पे कभी पर भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, ये अपर और लोअर मेंटल के बीच में है, लगभग 700 किलोमीटर के अंदर के एरिया में। और इनर मोस्ट एरिया में लेमन जेफ्रीज, देखिए गुटेनबर्ग को गुटेनबर्ग विशार्ट भी कहते हैं और लेमन को लेमन जेफ्रीज डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। और ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है, 5150 किलोमीटर। ये कब है, लगभग 5150 किलोमीटर के करीब। और जो अभी हमने बताया इनर मोस्ट कोर, उसकी डिसकंटिन्यूटी अभी तक नहीं खोजी गई है, तो उस पर ज्यादा चिंता नहीं करना है। ये लगभग 700 किलोमीटर के करीब इसको कह सकते हैं। और यहां पर जो है जो प्राइम डिसकंटिन्यूटीज है, ये और ये, इसका एरिया फिक्स्ड है, बाकी सब में थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है, 10 से 20 किलोमीटर के करीब। क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर जो लेयर्ड स्ट्रक्चर बना है, वो बहुत एक बड़े प्रोसेस का रिजल्ट है। तो ये रॉक्स का स्ट्रक्चर, जैसे आप ऊपर में जाएं तो सबसे ऊपर क्या मिलेगा, क्रस्ट, अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट। पर अचानक से जो रॉक्स हैं उनका नेचर बदल जाएगा। इसीलिए तो क्रस्ट को अपर और लोअर क्यों करते हैं, ये ऐसा थोड़ी है एक किताब है, उसका किताब का आधा पेज अपर क्रस्ट, आधा पेज लोअर क्रस्ट, ऐसा थोड़ी होगा कि एक बुक है उसका आधा अपर क्रस्ट, आधा लोअर क्रस्ट। इसका डिवीजन क्यों किया गया है, इस जो है पार्टीशन को यानी डिसकंटिन्यूटी को क्यों डिफाइन किया गया है, क्योंकि अपर क्रस्ट, जैसे आप धरती के ऊपर हैं, धरती के ऊपर अपर क्रस्ट है, यहां से चलते गए अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, अचानक से इस 10 से 20 किलोमीटर में एक ऐसा एरिया मिलेगा जहां पर रॉक्स का नेचर, रॉक्स की डेंसिटी, रॉक्स का टाइप बदलता हो दिखेगा। जैसे आप कहीं जा रहे हो अचानक फॉरेस्ट एरिया से गुजर रहे हो, अचानक फॉरेस्ट खत्म हो गया और क्या शुरू हो गए, खेत शुरू हो गए। तो फॉरेस्ट और खेत का बीच का जो ट्रांजिशनल एरिया होगा, जो चाहे 10 सेंटीमीटर वाला हो, चाहे 10 मीटर का एरिया हो, जंगल से खेत आते आते, कई बार ऐसा होता है जंगल से तुरंत खेत सटा नहीं होगा थोड़ा, क्योंकि जानवरों का प्रभाव रहेगा, तो वो ट्रांजिशनल जोन ही ये है डिसकंटिन्यूटी। इस तरह से अब लोअर क्रस्ट में जब पहुंच गए तो लोअर क्रस्ट आते जाएंगे, लोअर क्रस्ट, फिर अचानक परिवर्तन होगा तो क्या आएगा, अपर मेंटल। तो ये परिवर्तन का जोन क्या है, ये परिवर्तन का जोन है यहां पर कॉनरॉड, फिर आएगा मोरोविकिक, फिर आएगा, याद रखना है कॉनरॉड, मोरोविकिक, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेमन। ठीक है ना? तो आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। याद रखिएगा, जो लोग पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन मैं बता रहा हूं कि आपने ज्योग्राफी भी पहली बार सीरियसली पढ़ी, बहुत सारे बच्चे हैं सीधे सीडीएस की तैयारी की, तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं पढ़ रखा होता है इतना डेप्थ में एनालाइज करते हुए, तो उनको हो सकता है फर्स्ट टाइम में थोड़ा कम समझ में आए। तो करना क्या है, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको पहले
बार के बाद थोड़ा सा समय देना है और फिर दोबारा देख लेना है। और जब दोबारा देखना है तो पॉज प्ले, जैसे मूवी देखते हैं ना, रिकॉर्डिंग, कभी मैच देखते हैं तो कोई सीन अच्छा लग गया तो उसको रिपीट कर लेते हैं, तो उस तरह का यूज करिए और फिर देखिए कितना मजा आएगा और आपको सारी बातें समझ में आएगी। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो हमारा लगभग 45-50 मिनट का जो लेक्चर है, ये जब हम लाइव क्लासेस लेंगे, बैच में आएंगे, तो ये कम से कम 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर होगा। ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर आपके क्वेश्चंस होंगे। यहां तो रिकॉर्डिंग में है, 1 वे क्लास जा रही है, वहां पर आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं रिप्लाई करूंगा। और प्लस मेरी क्लास में जो भी पढ़े हैं, कुछ बच्चे यहां पर एडमिशन लिए ही होंगे जो मुझसे कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, उन्होंने देखा होगा कि मैं क्लास में सभी बच्चों के, आई एम सेइंग, जब 5,000 का बैच होता है तब भी सभी बच्चों के क्वेरीज को रिप्लाई करता हूं लाइव क्लास में, और कहीं पर भी कॉन्टिन्यूटी नहीं ब्रेक होती है। ये मेरा रिकॉर्ड है। सबका साथ सबका विकास। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान की सेना।